Very good afternoon to all of you. ELTI welcomes you in the training program based on NCERT Marigold Book 1. कल के सेशन में हमने जाना कि एक प्रोज लेसन प्लान को किस तरह से हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है क्लास में, किस तरह से उसे डिवाइड करके उसे पार्ट्स में करके और कैसे बच्चों तक ले जाना है इंटरेस्टिंग वे में। आज हम बात करेंगे एक पोएट्री लेसन प्लान की, जिसे आप इंटरेस्टिंग वेज से बच्चों तक ले जा सकते हैं और जिसे वो बेहतर समझ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोएट्री और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टेप्स ऑफ अ पोएट्री लेसन प्लान। The objectives of teaching a poetry lesson plan is enjoyment, comprehension and appreciation. Enjoyment totally depends on recitation of the poem or reading aloud of the poem. आप बच्चों को कितना अधिक enjoy करा सकते हैं recitation के माध्यम से, जब poem action और रिदम एंड इंटोनेशन के साथ पढ़ी जाएगी तो बच्चे उसका आनंद लेंगे। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है पोएट्री टीचिंग का। और उसके बाद आता है हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम अप्रिशिएट और मेक देम अंडरस्टैंड द पोएम। अंडरस्टैंडिंग मे बी थ्रू कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मे बी थ्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स और मे बी थ्रू हिंदी मीनिंग। दिस इज हाउ यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड द पोएम। एंड देन कम्स एप्रिशिएशन, appreciation of beauty of nature and the thoughts and the attitudes given in the poem or the theme of the poem. This is all we are able to help the child to understand or appreciate the poem. बच्चों में हम इन शब्दों के प्रति, कविता के थीम के प्रति जागरूक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आप ये जानिए कि ये हमारे जिस स्तर के लिए हम बात करें, ये स्तर हमारा नहीं है जहां हम बच्चों के लिए इसकी बात करें कि हम उनमें एप्रिशिएशन और कॉम्प्रिहेंशन इस लेवल का डेवलप करें कि वो सब चीजें थीम समझ लें, बाकी चीजें कर लें। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टू ऑब्जेक्टिव्स कि वो प्रशंसा और समझ विकसित कर लें। हम इसकी बात नहीं करेंगे इस स्तर पे। हम इस स्तर पे सिर्फ इंजॉयमेंट की बात करेंगे। और पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए कि कैसे वो इंजॉयमेंट के साथ अंग्रेजी भाषा सीखने के प्रति अपनी रुझान विकसित कर सके। और पोएट्री वो माध्यम है जो बहुत आसानी से बच्चों में भाषा को विकसित करता है और रिटेन रहती हैं। अगर पोएट्री के माध्यम से एक अच्छा एक्सप्रेशन दिमाग में रह गया तो वो यू कैन कोट एनीवेयर, तो वो बड़े होते होते जो हमारा संग्रह है भाषा का वो बढ़ता चला जाता है। तो पोएम एक सरल और इंटरेस्टिंग मेथड है जिससे कि हम पोएट्री से हम लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। हाउ वी कैन टीच और डेवलप लैंग्वेज थ्रू अ पोएट्री लेसन, आवर फोकस इज दिस। सो वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ टीचिंग अ पोएट्री लेसन। हम जैसे कल बात कर रहे थे कि प्रोज लेसन की तरीके से ही पोएट्री लेसन में भी हमें अपने बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम लोग उसके प्रीवियस नॉलेज पे ही आधारित हमारे प्रश्न हो, हमारे पिक्चर्स हो या हमारी स्टोरीज हो या वैसी मिलती जुलती हमारी कहानियां हों, कविताएं हों, जिससे कि हम अपने बच्चों में उसके जो पढ़ाने जा रहे हैं पोएम उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इसलिए जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा वो हमारे बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जब भी आप पोएम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो फेमिलियरिटी ऑफ द चाइल्ड शुड बी, वेदर यू आर इंट्रोड्यूसिंग थ्रू पिक्चर, through question answer, through statement or through any parallel poetry or anything else, whatever method you are adopting, it should be based on the previous knowledge of the child. बच्चे के previous knowledge पर ही आधारित होना चाहिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे।
एंड देन स्टेटमेंट ऑफ एम कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे, जो भी कविता आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आप बोलते हैं कि टुडे वी विल रिसाइट अ पोएम दिस दिस दिस, और टुडे वी विल रीड अ पोएम दिस दिस दिस, यू कैन कोट द नेम ऑफ द पोएम। इस तरीके से आपको अपना एक स्टेटमेंट ऑफ एम देना होगा, ठीक है, जिससे बच्चों में लगे कि अच्छा हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं। Then comes reading aloud by the teacher, and bracket में you will see the book closed. The purpose is different, and the next also is reading aloud by the teacher. Both is by the teacher. In beginning it is book closed, and in second it is book open. आपको मॉडल रीडिंग देना होगा। पहले में हमने बुक क्लोज इसलिए किया है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। पर्पस ये होता है कि बच्चे इधर उधर किताब में ना देखें, इधर उधर उनका ध्यान ना अट्रैक्ट हो, वो आपकी तरफ फोकस्ड रहें, आपको अटेंटिवली सुने, सिर्फ सुनने पर फोकस है। लिसनिंग स्किल क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं उस लेवल पे इस रीडिंग अलाउड के माध्यम से, तो बच्चा अटेंटिवली आपको सुने, आपके एक्शंस को देखे, आपके जेस्चर्स को देखे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखे, और अगर आप प्रॉपर एक्शन, जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से पोएम को रिसाइट कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ द पोएम इज कम्युनिकेटेड टू द चाइल्ड। आधी कविता, कुछ हद तक कविता बच्चों को आपके एक्शन, आपके जेस्चर, आपके इन बातों से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कविता को समझ में आ जाती है और बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो सुनता है, सुनकर समझता है। एंड देन यू कैन, क्लास में अभी एग्जामिनेशन पर्पज से अगर हम लोग बात करें तो हम कहेंगे कि एक बार ही रीडिंग अलाउड करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप नेचुरल क्लास में जब आप पढ़ाएं तो आपको एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यू कैन रीड इट अलाउड 2 to 3 times, 2 से 3 बार आप पढ़ें, और बच्चों को 1-2 बार पढ़ने के बाद फिर बच्चों से भी आप रिपीट करवा सकते हैं। बुक क्लोज, बच्चों की हम कोई कविता ऐसी पढ़ रहे हैं, हम सुन के बोल रहे हैं, तो 2 है कि बच्चों का अटेंशन भी बढ़ेगा आपके प्रति, लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी और सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। एक कल हम बात कर रहे थे कि साउंड प्रोनाउंसिएशन में आपने सेशन में सुना होगा कि लिसनिंग स्किल जो होती है वो अटेंटिवली होनी चाहिए। एक हम पर्पसफुल लिसनिंग करते हैं, एक हम कैजुअल लिसनिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमें पर्पसफुल लिसनिंग की भी हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चा अटेंटिवली सुनेगा। और दूसरा जो रीडिंग अलाउड बाय द टीचर है, यहाँ पे बुक ओपन है, लेकिन ये उन क्लासेस के लिए है या आपके लिए भी होगा, क्लास 1 के लिए भी होगा, बट आफ्टर यूनिट 6-7 के बाद जब बच्चों ने कुछ हद तक भाषा को ग्रहण कर लिया है, भाषा उन्हें समझ में आने लगी है, then you can ask them to open the book and read the poem aloud। तब आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप किताब अपनी खोलिए, मैं ये कविता पढ़ने जा रहा हूँ, और ध्यान से किताब में कविता को सुने। देन क्या होगा कि बच्चा आपको सुन करके वो शब्दों को कोरिलेट करेगा कि अच्छा इस शब्द का हमारी मैडम ने, हमारे सर ने ये शब्द को ऐसे प्रोनाउंस किया है, ऐसे इसका उच्चारण किया है, यह शब्द ये वाला है। So the child, when the book is open and he is listening to you and looking into the book, looking into the poem, then he is following the poem with your voice and recognizing words and sentences and the rest of the things in the poem। तो इसीलिए रीडिंग अलाउड 2 हैं, by the teacher है, but once the book is closed and once the book is open। I think so डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बुक क्लोज का क्या मतलब है और बुक ओपन का क्या मतलब है, यहाँ पे क्यों 2 बार चीजें दी गई हुई हैं ऐसे। एंड whereas the thing is the same, reading aloud by the teacher is same, but once the book is closed and once the book is open, and when you have made them enjoy, 2 से 3 बार रिपीटिशन आपने करा लिया, बच्चों को आधी कविता आपके रिपीटिशन से याद हो गई, जुबान पे आ गई उनके, then you वर्ड्स मीनिंग बताइए, रिपीट करते हुए पोएम को आप मीनिंग बता सकते हैं, एंड मीनिंग
बताएंगे, एक ही तरीके से नहीं बता सकते हैं। कभी आप एक्शन करके बता सकते हैं, कभी आप पिक्चर दिखा के बता सकते हैं, कभी आप ब्लैक बोर्ड पे स्केच बना करके बता सकते हैं, हिंदी मीनिंग दे करके बता सकते हैं। तो एक्सप्लेन करते हुए पोएम को, कठिन शब्दों को बताएं, ड्रिल, उसकी आप ड्रिलिंग भी करा सकते हैं। जैसे पहली पोएम अगर जो मुझे याद आ रही है कि हैप्पी चाइल्ड है, तो हैप्पी चाइल्ड की जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं, माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, माई हाउस इज रेड मीन्स मेरा घर कैसा है, रेड है। तो यू कैन एक्सप्लेन रेड मीन्स यस रेड, लाल। तो ऐसे आप एक्सप्लेन करते हुए बच्चों को आप एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स कराएं, उनकी ड्रिलिंग करा सकते हैं। अब लिटिल बोलना है, जैसे लिटिल मीन्स ने बताया, हिंदी मीनिंग दिया, बट लिटिल बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप बच्चों को 2 से 3 बार इसकी ड्रिलिंग या प्रैक्टिस आप करवा लीजिए, तो उन्हें लिटिल बोलना आ जाएगा। तो माय हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, इस तरीके से। तो उसके बाद आप जैसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं स्टैंजा का, वर्ड मीनिंग बताते हुए आप स्टैंजा को एक्सप्लेन करिए, एंड देन यू आस्क द सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोएम। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हिंदी में पूछिए, बिगनिंग में फर्स्ट सेकेंड यूनिट्स योर क्वेश्चन में भी इन हिंदी। उसके बाद आप ग्रेजुअली छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बच्चों को समझ में आ जाए, मिला जुला हिंदी इंग्लिश के मिले जुले प्रश्न आप एक बार इंग्लिश में पूछिए, नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है आप वही प्रश्न हिंदी में पूछिए, एंड देन अगेन गो ऑन विथ इंग्लिश उसी प्रश्न को। तो बच्चों को इस तरीके से बाइलिंगुअल अप्रोच से हम कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप करेंगे और उनसे छोटे छोटे उत्तर भी ले लेंगे, जैसे बच्चों को हमें ये लगेगा कि अच्छा वो कुछ हद तक पोएम समझे हैं, लेकिन हमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन यहाँ बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2 हमारे 6 यूनिट्स तक हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने टीचर्स पेज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट 6 यूनिट्स आर ओनली फॉर ओरल स्किल डेवलपमेंट। तो हम सिर्फ ओरल स्किल की डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं बाद में। एंड देन अगेन कोरस रीडिंग, यू कैन गो ऑन विद द कोरस रीडिंग। बच्चों को खूब बुलवाइए, खूब रिपीट करवाइए। असाइनमेंट आप देख सकते हैं कि कविता याद करके आइए, है ना। बिगनिंग में तो आप यही दे सकते हैं क्योंकि उन्हें अभी पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं आता है, तो कि हाँ बच्चों कल कविता याद करके आना, मैं सुनूंगा, कल हम लोग क्लास में सुनेंगे कविता को। तो हो सकता है कुछ बच्चे आपके याद करके आएंगे, किसी को 2 लाइन याद होगा, किसी को 3 लाइन याद होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को असाइनमेंट इस स्तर का दे सकते हैं। जैसे जैसे बच्चों की कॉम्पिटेंसी बढ़ती जाएगी, स्तर बढ़ता जाएगा, यू कैन गिव द होमवर्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। लेकिन अभी हम बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए कि किस प्रकार का होमवर्क देना है, पढ़ने लिखने वाला होमवर्क नहीं देना है। सरल से सरल जो बच्चे स्वतः कर सकें ऐसी चीजें देनी है, और जिसकी हमें खूब प्रैक्टिस करानी है। और जिस प्रकार से हम प्रोज में साइलेंट रीडिंग को स्किप करने की बात कहे थे, उसी प्रकार से आपको पोएट्री लेसन में भी, क्योंकि हमारा बच्चा स्वतः पढ़ने के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं है, तो साइलेंट रीडिंग हम स्किप करेंगे। साइलेंट रीडिंग के लिए हम कोई जगह इसमें नहीं देंगे। ग्रेजुअली इन क्लास लास्ट यूनिट्स यू कैन प्रमोट टू सम एक्सटेंट साइलेंट रीडिंग, कि अच्छा पढ़ के बताओ, चुपचाप शांतिपूर्वक पढ़ो और बताओ, क्योंकि साइलेंट रीडिंग का पर्पस होता है कॉम्प्रिहेंशन, समझने के लिए होता है। तो अभी इस लेवल पे उनकी भाषाई समझ बिल्कुल नहीं है, शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो साइलेंट रीडिंग का पर्पस फुलफिल आपका नहीं होगा। दैट विल बी सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, इसलिए हम साइलेंट रीडिंग को यहाँ पर स्किप करेंगे, ठीक है। एंड नाउ लिसन टू अ वीडियो and you will know how you are going to teach a poetry lesson and how it is divided in how many days and what should be your plan before going to teach a poetry lesson.
In the previous sessions, we had been going through some topics in which we understood how we would be dealing with the book NCERT Marigold. Now, today, we will be going through a demonstration lesson plan of poetry, that is the very first poem of the book, A Happy Child. So first, we will see the learning outcomes of a poem. Children will be able to enjoy the poem. They will say the poem aloud. Children will enrich their vocabulary. वो अपना शब्दकोश पढ़ा सकेंगे. They will follow simple instructions in English. वो simple साधारण English में simple instructions को follow कर सकेंगे. They will identify different kinds of emotions, recognize various colors by correlating them with objects in their surroundings, understand family relations and their names, as the teacher will talk to them about their family members, and children will also develop motor skills, that is fine and gross motor skills. They will be able to draw lines or trace alphabets. So before going to the poetry, to the demonstration lesson of the poetry, first discussing the steps of a poetry lesson plan for class 1. So the very first step is the previous knowledge. We will have to consider a previous knowledge of the students so that we may know that what the students are already acquainted with. Then we will have to build a rapport with the students, that will be with the introductory questions. Then comes the statement of aim, that is the teacher will be telling the students what she is going to teach the same day in the class. Another step is reading aloud by the teacher. For the first time, it will be with the book closed, and then again reading by the teacher, but with the book open. We have to always remember that whenever we go for a poetry lesson plan, we have to recite the entire poem and not the chunks. But while explaining, we will be reciting the sense group and then explaining them to the students. Then comes exposition of difficult words. We will let the children know the meaning of difficult words. Then comes explanation of the paragraph or the lines that we have to explain in the class. And then comes the comprehension questions or the assessment. Not necessarily comprehension questions, they can be, assessment can be in many ways, in activity method, in playful ways. So not only questions, we can assess them in different areas also, as given in the back of the chapter. Then comes chorus reading. At the end of the session or the class, the teacher and the students will read the poem aloud, and then comes the assignment, that is the teacher will give some homework to the students. Now here is a note, we have to keep some things in mind, that is a poetry lesson is expected to be completed within 5 to 6 days. Then silent reading is skipped at this level. Classroom teaching will be done on the above given plan. So the above given plan will be followed by the teachers, and the steps which will alter each day are given below in the chart. That is, only the steps which will alter day by day are given below, and rest of the steps will be followed as above. Here one thing more is to be mentioned, that when the teacher recites the poem for the first day in the class, she will be reciting the whole poem, and then she will be taking the lines that she will be dealing with in the class. तो अब हम बात करेंगे पहले दिन की. हम 5 से 6 दिनों में पोएट्री लेसन को डिवाइड करेंगे, और पहले दिन में हम पोएम की पहली 2 लाइंस को ही एक्सप्लेन करेंगे, उनके डिफिकल्ट वर्ड्स बताएंगे और उनसे संबंधित असेसमेंट कराएंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि बच्चे पोएम के लिए तैयार करेंगे. डे 1 में जब हम क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे पहले से किन चीजों से एक्वाइंटेड हैं, किन चीजों को वो जानते हैं. जैसे कि उनकी प्रीवियस नॉलेज, इस
पोएम के संबंध में हम देख सकते हैं, चिल्ड्रन नो अबाउट कलर्स, चिल्ड्रन नो अबाउट ट्रीज एंड हाउस इन देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चे कलर्स के से परिचित हैं, अपने आसपास के वातावरण में ट्रीज हैं, हाउस है, उनसे परिचित है, और बहुत संभवतः वो ट्रीज, पेड़ों को नाम अंग्रेजी, और हाउस, इन चीजों से भी परिचित होंगे। तो इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज हम कई तरह से करा सकते हैं। बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करने के लिए हम उन्हें एक्टिविटीज के थ्रू जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे परिचित करा सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं डिवाइसेस के फॉर्म में, जैसे कि हम बच्चों से पूर्व में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद हम पोएम पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, या आप कहाँ रहते हैं? बच्चे जवाब देंगे हाउस या फिर घर, या वो शैतानी में और भी आंसर कर सकते हैं। उसके बाद डू यू लव योर हाउस, they will say yes, of course yes. What is the color of your house? बच्चों से पूछा जाएगा कि आपके हाउस का कलर क्या है, तो probably they will say red, green, yellow और and so on. उसके बाद हम पूछ सकते हैं how do you feel in your house? बच्चे जवाब देंगे हैप्पी, खुश, और भी कई आंसर्स आ सकते हैं। Then the teacher will say, yes children, so today we'll study about a happy child. Generally बच्चे हैप्पी ही फील करेंगे हाउस में अपने, तो टीचर उनसे ये कहकर इंट्रोड्यूस करा सकती है, Today we will recite the poem A Happy Child. So now there's also a note for the teachers. Teacher will recite the poem in sense groups, chunks. That is the method for presenting a poem to make reading and understanding faster and easier. इसका मतलब टीचर पोएम को छोटे सेंस ग्रुप्स में रिसाइट करेगी जिससे बच्चे उसे आसानी से समझ सके। Then comes the reading aloud by the teacher. Now the teacher will be reciting the poem in sense groups with proper stress, rhythm, pronunciation, intonation, and also ask the children to repeat after him. So for the very first time we will be reciting the whole poem. That is, my house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. तो अब हम देखेंगे एक छोटी सी पोएम है हमारे यूनिट 8 में। मैंने रैंडम कुछ पोएम्स ली हैं जिससे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं कि आप क्लास में कैसे उसे पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे की पोएम्स का काफी डिस्कशन पहले भी हो चुका है। तो मैं यूनिट 8 की एक पोएम ले रही हूँ, अ लिटिल टर्टल। किसी भी पोएम को या कोई भी किसी भी प्लान में हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें मतलब उसमें क्या बच्चों से हम किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएंगे लर्निंग आउटकम्स, ऑफ कोर्स, जो कि टीचर का क्लास में जाने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है कि हमें उस लेसन को पढ़ाने के बाद हमें क्या आउटपुट्स मिलेंगे बच्चों से। So the first one is students will be able to enjoy the poem, which of course is the aim of the teacher. Then comes say the poem aloud. क्योंकि अब हम थोड़े से यूनिट्स के एंड में पहुंच चुके हैं, हमें 7-8 महीने हो चुके हैं पढ़ते हुए, तो हम से द पोएम अलाउड बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पोएम को थोड़ा थोड़ा हमारे साथ बोल सकेंगे। डेवलप ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स अराउंड देम। अब जैसे एक टर्टल है, कछुआ है, उस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आसपास हैं, उसे वो ऑब्जर्व करके उसके बारे में बात कर सकेंगे। एबल टू डेवलप कन्वर्सेशन स्किल। आगे चलते हैं हम, जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले वी विल बी रीडिंग द पोएम अलाउड, या फिर एक मॉडल रीडिंग तो देनी पड़ेगी बच्चों को जिससे वो बच्चे सिर्फ सुने और उनके ईयर्स ट्रेन हो। इसमें आप हेड देखिए, से द पोएम अलाउड विद एक्शंस। तो टीचर उन्हें बच्चों को एक्शंस के थ्रू समझाएगी पोएम, और बच्चे भी उसे
बोलने की कोशिश करेंगे, उन एक्शंस को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। I am a little turtle. I am a little turtle. I crawl so slow. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. तो हम पहले भी मैंने देखा है कि कुछ लोग सेंस ग्रुप से कंफ्यूज हो रहे हैं। सेंस ग्रुप का मतलब उतने शब्दों को बोलना जिससे कि हमारी लय ना टूटे और वो एक जो तारतम्यता है वो बनी रहे। जैसे कि हम इस तरह से नहीं बोलेंगे आई एम। धीरे बोलने का मतलब ये नहीं है, यू हैव टू स्पीक इट इन सेंस ग्रुप। उस ग्रुप को आप धीरे बोलेंगे। आई एम a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs, and my tail, and I go to bed. तो इस तरह से एक बार हम पहले उनको समझाएंगे पोएम का रेसिटेशन, मतलब वी विल रीड द पोएम अलाउड। सेकेंडली फिर हम उनसे बुक ओपन करके, क्योंकि अब ये एकदम लास्ट की यूनिट आ गई है, उनसे कहेंगे बुक ओपन, हैव योर बुक्स ओपन, और उसके बाद फिर वो बोलेंगे। देन कम्स एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स में कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी कि ये न्यू वर्ड्स को हम कब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे मान लिया हमने एक टुकड़ा लिया, एक हिस्सा लिया, तो उसको हम उससे रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं न्यू वर्ड्स में से भी उठा लेंगे, कुछ और वर्ड्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे डे 1 में जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। नेम सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जो रहते हैं, जो केवल जमीन पर रहते हैं। मतलब आपके क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर जस्ट अ सेट ऑफ एग्जांपल्स। नेम सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए एनिमल्स के जो पानी में रहते हैं, सिर्फ पानी में। और इसके बाद नेम सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। आप इसे बाइलिंगुअल, आराम से बाइलिंगुअल पूछ सकते हैं, पहले हिंदी फिर बाइलिंगुअल फिर लास्ट में एक बार इंग्लिश में, जिससे कि बच्चा धीरे धीरे रिलेट करके समझ पाए। देन आप बच्चे को बताएंगे कि टुडे वी विल गो थ्रू द पोएम, या आज हम चर्चा करेंगे पोएम अ लिटिल टर्टल पर। रीडिंग अलाउड बाय द टीचर। उसके बाद हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें क्रॉल। जैसे हमने पहले दिन हम एक ही स्टैंजा लेंगे, तो क्रॉल, स्लो, कैरी, ये सब ऑफ कोर्स टीचर एनैक्ट करके बता सकता है। जब भी हम डिफिकल्ट वर्ड्स को बताएंगे तो हम उनके मीनिंग्स के थ्रू बता सकते हैं, उनके ऑपोजिट्स बताकर उसको समझा सकते हैं, या उसको एनैक्ट करके भी समझा सकते हैं। इसके बाद हम वो पर्टिकुलर स्टैंजा लेंगे और तब हम उसे डिस्कस करेंगे। देन इन आवर डे 2 नेम द लिटिल एनिमल इन द पोएम। क्योंकि पहले दिन वो एक स्टैंजा पढ़ चुके हैं उस पोएम का, तो अब वो परिचित हैं टर्टल से, तो दे विल ऑफ कोर्स नेम द लिटिल एनिमल इन द पोएम। अब हम उस फर्स्ट स्टैंजा से उनका जो प्रीवियस नॉलेज है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में, वो हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाउ डज द एनिमल क्रॉल्स, व्हाट डज इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड हो सकते हैं। आप किसी छोटी सी एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं, किसी छोटी सी कहानी से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस, वो तो खैर डे 1 की बात है, इंट्रोड्यूस आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। देन कम्स अवर स्टेटमेंट ऑफ एम, कि अब हम अपनी बची हुई पोएम के बारे में बताएंगे। और डिफिकल्ट वर्ड्स में अगेन हम यही इनको लेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी हैं। देन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमारे बुक में भी एम्पल एक्सरसाइजेज हैं डे 3, 4, 5 एंड 6 में। देखिए जैसे कि रीडिंग इज फन। अब अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम जब अपना लेसन पढ़ाएंगे तो हम कैसे एक्सरसाइजेस को डिवाइड करेंगे या किस तरह से एक्सरसाइजेस को लेंगे,
तो यहाँ पर हमारे जो न्यू वर्ड्स हैं वो हम उनको लेसन के साथ में डील करते चलेंगे। उसको समझाते हुए हम लेट्स रीड में कुछ सेंटेंसेस बनवाएंगे, उनको बच्चों से पढ़वाने की कोशिश करेंगे। और रीडिंग इज फन में जो भी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे ने पार्ट में पढ़ लिए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन डील करते चलेंगे डेली। इसके बाद तीसरे दिन हम ये समझेंगे कि हमारा, क्योंकि पोएम बहुत ही छोटी ही होती है तो 2 से मैक्सिमम 3 दिन में आपकी पोएम खत्म हो जाएगी। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉडल रीडिंग या रीडिंग देंगे तो आपको पूरी पोएम रीड अलाउड करनी है, ना कि सिर्फ उतना ही जितना आप एक दिन में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या और कुछ। तो इसलिए आपको जितनी, जब भी आप रीड अलाउड पोएम की रीडिंग जब भी करेंगे तो आपको पूरी पोएम एट वंस रीड करनी है, मतलब एक बार में रीड करनी है, आपको उसको टुकड़ों में नहीं रीड करना है। देन कम्स लेट्स टॉक। 2 से 3 दिन के बाद जब पोएम पे डिस्कशन खत्म हो गया है तब हम आएंगे लेट्स टॉक पर। लेट्स टॉक में आप थोड़ा सा जैसे अब आप टॉपिक तो टर्टल और या फिर क्रीचर्स, स्मॉल क्रीचर्स ही लेंगे। लेट्स टॉक में बच्चों से चर्चा परिचर्चा करेंगे। व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड? जब आप बच्चों से इस पर चर्चा करेंगे तो बच्चे ऑफ कोर्स बताएंगे। उसके बाद आप उनसे और एनिमल्स और उनके हाउसेस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बारे में उनको पहले से पता होगा या नहीं पता है तो अब उन्हें उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो इस तरह से आप उन्हें और एनिमल्स को, उनके हाउसेस के बारे में बात कर सकेंगे। उसके बाद व्हाट अदर रीजंस कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू अ हाउस? इस तरह से वो एनालाइज कर पाएंगे कि एक टर्टल कब कब अपने शेल के अंदर चला जाता है, तो दे विल बी एबल टू थिंक। उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे। देन कम्स से अलाउड। तो अलाउड में आप ये वर्ड्स को ड्रिल कराएंगे। ड्रिल, बहुत लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल तो एक तो वो होता है कि जब आप बार एक शब्द को कई कंटेक्स्ट में बोलेंगे, उसके अलावा जब आपको कोई वर्ड सिखाना है तो उसको डेली, मतलब अगर आप एक बार इसको डेली इसके गो थ्रू जाएंगे, इससे सेंटेंसेस बनवाएंगे, इसका मतलब समझाते हुए इसको बताएंगे, तो उनको ऑफ कोर्स ये नए वर्ड्स आएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे लैंग्वेज गेम्स के माध्यम भी से भी को समझा सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपने ब्लैक बोर्ड पर AT, OT, UP ये 3 वर्ड्स लिख दिए हैं और कुछ फ्लैश कार्ड्स कई लेटर्स के बना दिए हैं, तो दे विल मैच द फर्स्ट वर्ड और फिर वो उन्हें लगाएंगे। इस तरह से गेम्स के माध्यम से भी वो अच्छे से लर्न कर सकेंगे। लेट्स टॉक और से अलाउड, ये इनके एरियाज इतने वास्ट हैं कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो आप मतलब और प्रीवियस डे की रिवीजन भी कराते हुए तो आपका एक सेशन इसमें जाएगा। देन कम्स लेट्स शेयर। तो इसमें है इमेजिन यू आर अ टर्टल, क्रॉल लाइक अ टर्टल। जब आप इन सब चीजों पे चर्चा परिचर्चा करेंगे तो बच्चे ऑफ कोर्स ज्यादा से बेहतर समझेंगे। नाउ यू आर टायर्ड। एक चीज समझना है कि आपको पहले आप उनकी मातृभाषा में बोलेंगे, उसके बाद उनको बायलिंगुअल और उसके बाद फिर एक सेंटेंस में बोलेंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे रिलेट करते हुए समझें। वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन। नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू। तो इस तरह से आप डिस्कशन करेंगे। देन कम्स कलर बोथ द टर्टल, you will make them color। राइटिंग की बात जब हम करते हैं तो अगर हम एक हफ्ते में एक पोएम को डील कर रहे हैं और इतना एक्सपेक्टेशन है बच्चों से लिखने का, तो आप एक लेटर एक दिन में उठाएं और उसकी प्रैक्टिस उनको कराएं। हर दिन एक लेटर उठाकर उसकी प्रैक्टिस कराएं। अब हम एक और पोएम पर चर्चा करेंगे जो कि है यूनिट 10, द वेरी लास्ट यूनिट ऑफ द बुक। इसमें देखिए शुरुआत में आपने अगर इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे एंजॉय द पोएम, और अब एकदम लास्ट की पोएम में है रीड द पोएम अलाउड। मतलब बच्चों से ये अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चा खुद रीड कर लेगा। सो हियर इज फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू going to, flying so high over the mountains,
And over the sea. Flying man, can't you take me? Over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? So this ways आप सबसे पहले उनके सामने एक बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद उनसे बुक्स ओपन करके, क्योंकि अब ये वेरी लास्ट यूनिट आ गई है, तो उनसे मतलब उनके सामने रीड करेंगे. उसी के साथ आप न्यू वर्ड्स डील करेंगे. न्यू वर्ड्स में जैसे कि एक्सरसाइजेस में आपको बताया गया था कि कुछ वर्ड्स का सेंटेंसेस लिया गया है, सेंटेंसेस के माध्यम से समझाया गया है. तो इसी तरह से आप उनको और सेंटेंसेस और वर्ड्स के भी सेंटेंसेस बनवा सकते हैं. डे 1 में आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो सकते हैं. नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लाई इन द स्काई. तो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए जो कि फ्लाई करते हैं स्काई में. नेम द लिविंग थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई. कुछ लिविंग थिंग्स के नाम बताइए. ये एक्चुअली थोड़ा सा अगर आपको जल्दी लग रहा है तो ये एक्चुअली मैंने एक पोएम ली है, उसका बस मैं आपको एक सैंपल दे रही हूँ. ये क्वेश्चंस आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से मोल्ड करें या किस तरह से पूछें. सो in the introductory questions, have you seen any superhero flying in the sky? तो पहले तो आप उनसे पूछेंगे कि कोई सुपर हीरो आपने कभी देखा है टीवी में या कहीं पे. Then have you seen any superhero flying in the sky? तो इस तरह से आप उनको रिलेट करते हुए पूछेंगे और तब आप कहेंगे कि yes, today we will go through the poem The Flying Man. एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स आपका पोएम के साथ में चलेगा. जैसे मान लिया आपने एक स्टैंजा लिया है एक दिन में, तो आप उसी के न्यू वर्ड्स को समझाएंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, उसी से संबंधित कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे. डे 2 में है नेम द थिंग्स दैट यू सी इन द नेचर. अब क्योंकि वो फ्लाइंग मैन से एक स्टैंजा वो पढ़ चुके हैं, दे ऑफ कोर्स नो द थिंग्स इन द नेचर. तो वो बताएंगे आपको माउंटेन, सी, या हिंदी में बताएंगे. उनका आंसर हिंदी में भी एक्सेप्ट करें. वेयर डज द फ्लाइंग मैन फ्लाई. फ्लाइंग मैन कहाँ पर फ्लाई कर रहा है. तो इसमें ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है वो ना बता पाए. देन यू विल से कि अब हम आगे की पोएम पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स पोएम तो 2 या 3 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी. तीसरे दिन में आपको उनकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस हैं उनको एक एक करके डील करना शुरू करेंगे. जैसे कि कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज, चूज योर आंसर. अब अगर फ्लाइंग मैन के बारे में अगर आप पूछेंगे कौन है फ्लाइंग मैन, तो वो इन 4 ऑप्शंस में से बताएं. तो अगर हम पहले उनसे पूछ रहे हैं कि फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, फ्लाइंग मैन इज अ पायलट, फ्लाइंग मैन इज एन एस्ट्रोनॉट और फ्लाइंग मैन इज अ बैटमैन, तो सबसे पहले हमें उन्हें इन प्रोफेशंस के बारे में परिचित कराना पड़ेगा और तब वो ये बता पाएंगे कि फ्लाइंग मैन कौन है. इसके बाद लेट्स शेयर, मतलब आपको लॉजिकली खुद डिवाइड करना है कि आपको इन टॉपिक्स को एक एक दिन लेना है और उसके बाद इनको क्लास में डिस्कस करना है. देन कम्स अवर से अलाउड. से अलाउड में भी ये एक तरह से तो ड्रिल है, लेकिन अच्छा इसमें अब आप लोग बताइए. जैसे अब ये से अलाउड में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मग, मूव, मम, मदर, मड, वेज, वेल, व्यू, वैन, वोट, वेव, वॉल, वैक्स, विंड, वाई, नोट, निप, नी, निट, नॉट. इसमें से आप आंसर करिए कि which word in the box sounds like high. प्लीज आंसर करिए इसका कि कौन से इस बॉक्स में कौन सा वर्ड हाई से राइम करता है. हाई. ओके, आंसर थोड़ा सा जब तक आ रहे हैं तब तक आंसर विल कम आफ्टर 20 to 40 seconds. तो हम तब तक आगे कुछ लोग आंसर भी करें. Which word rhymes with me? कौन इस बॉक्स में से कौन सा वर्ड हाई से राइम कर रहा है और कौन सा वर्ड मी से राइम कर रहा है. वेरी नाइस. संजीव कुमार जी ने इसमें वाई आंसर किया है. हाई राइम्स विद वाई और मी
मी का राइम। अगर प्रोफेशंस की बात कही जाए तो हम इन सारे प्रोफेशंस के बारे में पहले बच्चों को बताएंगे या उनको कोशिश कराएंगे, मतलब पिक्चर्स से लाइंस ड्रॉ करने की। अ पर्सन हु सेल्स इन अ शिप इज एन सेलर, तो उसको बताएंगे भी, थोड़ा सेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि एक कैसे हम डिफरेंट प्रोफेशंस को डील करेंगे। ये हमारी क्योंकि एकदम 10th यूनिट है तो यहाँ पे हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। हम सारे प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक एम्पल टाइम ऑफ योर्स कि आप इसे क्लास में डिस्कस करें। इसके बाद जो हमारा प्लान है जो 6 से 7 दिन का है, उसमें आपको कोशिश करना है कि आप अपने हिसाब से डिवाइड करें, अपने क्लास की लर्निंग के हिसाब से, कि आपको कैसे उसको सारी एक्सरसाइजेस को 2 या 3 दिन में आपकी जब पोएम खत्म हो जाती है तो कैसे एनालिटिकल थिंकिंग वाली एक्सरसाइजेस को लेंगे। उसके बाद किस तरह से, अब जैसे ये प्रोफेशंस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं तो कैसे प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। देन कम्स राइटिंग ऑफ कोर्स पैरेलल चलेगी कि आप एक दिन में एक लेटर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, थोड़ी बहुत राइटिंग कराएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये 10th यूनिट है तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा A to Z कंप्लीटली ट्रेस कर लेगा और लिख लेगा। तो अब आपने देखा होगा कि इस बुक में लिखने पर और ओवरऑल A to Z का ही जोर है, जो कि हम अभी तक करते आए हैं। बस इसमें चीजें बताने का तरीका अलग हो गया है, सिखा हम पहले जैसा ही सब कुछ रहे हैं, बट हमारा अप्रोच बदल गया है। ओके, नाउ असाइनमेंट, मेक अ पोएट्री लेसन प्लान फ्रॉम मैरीगोल्ड। कोई पोएट्री उठाएं। मैंने आपको तो लॉजिकली बता दिया है ऐसे ही कि आपको कैसे 6 दिन में एक प्लान, आपको एक दिन का प्लान, आप कोई भी पोएट्री उठाएं, एक दिन का प्लान आप बनाएं कि आप जब उस पोएट्री को लेकर जाएंगे तो आप किस तरह से एक दिन में कितना चंक लेंगे, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, कौन से वर्ड्स लेंगे और कौन सी एक्सरसाइज उसमें डील करेंगे। ऑफ कोर्स जो ये लेट्स टॉक या लेट्स शेयर एक्सरसाइज है, ये बच्चों को थोड़ा सा थिंक करने को मोटिवेट करती है। तो ये जब आपका लेसन खत्म हो जाए, दूसरे या तीसरे, मतलब पोएट्री आपकी जब खत्म हो जाए तो दूसरे या तीसरे दिन ही इसको लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द सेशन।